फ्रेंड्स, आज आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ इनकम टैक्स एक्ट 1961 पार्ट 3 है। वैसे तो ये इनकम टैक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे सिर्फ मैं बताने वाला हूँ आपको। ये बेसिक कॉन्सेप्ट का ऑब्जेक्टिव यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा, बाद में मैं सारा ऑब्जेक्टिव एक इकट्ठा लेके आऊँगा। सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट से आपकी नॉलेज इन्हांसमेंट करता हूँ ताकि आपको ऑब्जेक्टिव करने में आसानी हो जाएगा। सो 2 पार्ट पहले ही मैं अपलोड कर चुका हूँ, तो आई बटन के ऊपर मिल जाएगा और या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा लिंक। और भी सारी जो सीरीज़ है वो मैंने अपलोड किया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसा लगा वीडियो। तो कि मैं अभी इनकम टैक्स पूरा कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा हूँ जो इधर लॉकडाउन में है, तो आप भी घर पे बैठ के पढ़ाई ज़रूर करिए जैसे ही मैं बता रहा हूँ। इसके बाद अपना एक बार रिवीजन ज़रूर कर लिएगा। सो बेसिक कॉन्सेप्ट करेंगे पीएसयू प्रिपरेशन का। ये फाइनेंस अकाउंट्स जो पार्ट होता है उसका अभी कवर कर रहा हूँ। फिर धीरे धीरे मैं नॉन टेक में एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, बट जो आते हैं उसको आइडिया दे सकता हूँ कि कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं 1961 का। यहाँ पे सो मैं चार्ट के थ्रू सिर्फ इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है पीएसयू प्रिपरेशन के हिसाब से वो मैं यहाँ पे लेकर आया हूँ। तो आपको अगर इंटर में प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें भी काफ़ी हेल्प मिल सकता है ये। तो आइए स्टार्ट करते हैं। द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया। सो अगर ऑब्जेक्टिव आता है कि कहाँ तक अप्लीकेबल है तो पूरे होल इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर भी है। एंड बिकेम इफेक्टिव फ्रॉम 1 अप्रैल 1962। तो कई बार क्वेश्चन आ चुका है इफेक्टिवनेस से रिलेटेड इनकम टैक्स का, तो 1962 में है। एक्ट जो है 1961 है, इफेक्टिव कब से हुआ है 1 अप्रैल 1962। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। इट कंटेन सेक्शन 1 to 298 एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं 14 शेड्यूल्स हैं यहाँ पे। व्हेन द फाइनेंस बिल इज़ प्रपोज, तो ये कैसे यहाँ पे एक्ट बनता है उसके बारे में है। व्हेन द फाइनेंस बिल इज़ अप्रूव्ड बाय बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड रिसीव्स द एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट इट्स बिकेम द फाइनेंस एक्ट। तो अगर आता है कि फाइनेंस एक्ट कब होगा, जब तक प्रेसिडेंट का सिग्नेचर नहीं होगा पार्लियामेंट से पास होने के बाद, तब तक वो एक्ट नहीं बनेगा, तब तक वो बिल होता है। अब यहाँ पे चार्जिंग सेक्शन की बात करें अगर, तो सेक्शन 4 है, ये भी कई बार पूछा जा चुका है। सेक्शन 4 इज़ द चार्जिंग सेक्शन एंड इट इज़ द बैकबोन ऑफ द इनकम टैक्स। तो यहीं पे सारी चीज़ें हैं कि कैसे चार्ज होना है। तो अब इसके बारे में देखेंगे। इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर ऑफ अ पर्सन इज चार्ज टू टैक्स इन द इमीडिएटली फॉलोइंग असेसमेंट ईयर। यानी जिस साल का इनकम होता है उसके नेक्स्ट ईयर में उसका कैलकुलेशन करके हम उस पर टैक्स या जो भी है पेमेंट होती है। यहाँ पे कुछ स्पेसिफाइड रेट हैं जो लगता है, उसको हम ये बेसिक कॉन्सेप्ट में ही कवर कर लिया जाता है अगर आप टैक्सेशन पढ़ेंगे अपना। तो लॉटरी इनकम इज़ टू बी टैक्सड एट 30%, सेक्शन 115 BB। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इज़ टू बी टैक्सड एट द रेट ऑफ 20%, सेक्शन 112। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन लिस्टेड शेयर अंडर सेक्शन 111A इज़ टू बी टैक्सड एट 15%। तो ये आपको सेक्शन और उसके रेट याद रखने हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चंस यही पूछते हैं आपको कि इस सेक्शन के अंतर्गत शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो कितना परसेंट लगेगा, या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो कितना परसेंट लगेगा। और अनएक्सप्लेन्ड मनी इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर एक्सेट्रा डीम्ड इनकम जो 68, 69A इस तरीके सेक्शन है, उन पे जो है ये आप डिटेल में पढ़ लेंगे, बुक में मिल जाएगा आपको। एट द रेट 60% होता है। तो ये कुछ स्पेसिफाइड रेट्स हैं जिसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर बात करें तो असेसमेंट ईयर सेक्शन 2 सब सेक्शन 9 है। तो ड्यूरेशन पीरियड इसका हो जाए 12 मंथ्स ऑफ स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल, किसी भी साल से हो सकता है। रिलेशन विद द प्रीवियस ईयर इट फॉल्स इमीडिएटली आफ्टर द प्रीवियस ईयर्स। पर्पस इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इज असेस्ड एंड टैक्सेबल इन द इमीडिएटली फॉलोइंग ईयर। सो पिछले साल की इनकम इस साल कैलकुलेट होता है। जैसे 1920 की हम जो अब रिटर्न फाइल करेंगे 2021 में करेंगे, जिसकी ड्यू डेट से उससे रिलेटेड वीडियोज़ मैंने अपलोड कर दिया है। किसी का जुलाई है, सितंबर है, नवंबर है, इस तरीके से करके ड्यू डेट्स हैं उनके। उसके बाद यहाँ पे ऐसे कौन से केसेस हैं जो उसी साल में चार्ज कर लिए जाते हैं, तो देख सकते हैं केसेस वेयर इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर इज़ असेस्ड इन द प्रीवियस ईयर। वो सारे इनकम इनमें से आ जाता है क्वेश्चन से, कौन सा नहीं है या फिर कौन सा है, इस तरीके से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप में आए हुए हैं। तो इनकम ऑफ नॉन रेजिडेंट एसएससी फ्रॉम शिपिंग बिजनेस, तो आपको याद रखना है शिपिंग बिजनेस। इनकम ऑफ ए पर्सन हु इज़ लिविंग इंडिया ईदर परमानेंटली और फॉर ए लॉन्ग पीरियड, तो हमेशा के लिए जा रहा है या फिर परमानेंटली के लिए जा रहा है एक तरीके से। इनकम ऑफ बॉडीज फॉर्म्ड ऑफ ए शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन। इनकम ऑफ ए पर्सन हु इज़ लाइकली टू बी transfer property to avoid tax. Income of discontinued business. In the case of assessing officer has discretionary power, he may assess the income of the assessee in the same previous year or may wait till the assessment year. So these all are the cases where
इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर इज़ असेस्ड इटसेल्फ इन दैट प्रीवियस ईयर। तो ये सारे केसेस हैं, आपको ध्यान रखना है। यही सारे ऑब्जेक्टिव में इसी तरीके से आते हैं। पूछ देगा विच वन इज़ द नॉट इनकम ऑफ इन केस ऑफ प्रीवियस ईयर विच एवर इज़ नॉट चार्जेबल, तो इस तरीके से करके आ जाएगा आपका। उसके बाद यहाँ पे एसएससी की मीनिंग की बात करें अगर सेक्शन 7 है, अ पर्सन बाय हुम एनी टैक्स और एनी अदर सम ऑफ मनी पेनाल्टी और इंटरेस्ट इज़ पेबल। तो एसएससी में वो सारे आ जाते हैं। एवरी पर्सन इज़ रिस्पेक्टेड टू हुम एनी प्रोसीडिंग अंडर, यानी कोई प्रोसीडिंग चल रहा है भले टैक्सेबल पर्सन नहीं है। अ पर्सन हु इज़ एसेसिएबल इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम और लॉस ऑफ अदर पर्सन। एवरी पर्सन हु इज़ डीम्ड to be an SSC under any provision of the act, and a person who is deemed to be an SSC in default under any provision of the act। तो इस प्रोविज़न कोई भी डिफ़ॉल्ट करता है, कुछ भी अगर कहीं से भी उसके ऊपर कोई केस आ जाता है तो वो SSC के मीनिंग के अंदर आ जाता है। तो ये सारे केसेस हैं, आपको याद रखना है। अब यहाँ पे पर्सन की डेफिनेशन बताई गई कि कौन कौन से हो जाएंगे। तो एन इंडिविजुअल, ये भी ऑब्जेक्टिव आया हुआ कि इनमें से कौन सा पर्सन की डेफिनेशन में नहीं है, या फिर इन 4 ऑप्शन दे देंगे, आपसे पूछेंगे चारों हो सकता है कि सही करेक्ट आंसर हो, उसमें ऑल ऑफ दिस करके 4th ऑप्शन होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पे बनाए जाते हैं। एन इंडिविजुअल HUAF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, इस पर फुल फॉर्म भी कई बार आ चुके हैं। अ कंपनी, अ फॉर्म इंक्लूड्स लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, इसमें इंक्लूड होता है। एन AOP एंड BOI, लोकल अथॉरिटी, एवरी आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन नॉट फालिंग विथ एनी ऑफ द प्रोसीडिंग कैटेगरी। तो ये पर्सन के मीनिंग आपको पता होगा, जस्ट फॉर आपके रिवीजन के लिए मैं ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ क्योंकि वहीं से आता है। अब डिफरेंस बिटवीन AOP एंड BOI, यहाँ से भी क्वेश्चन आ चुके हैं कई बार। AOP, एनी पर्सन कैन बी इट मेंबर entities like company, firm, etc. can be the member of AOP but not of the BOI। और सेकेंड यहाँ पे members voluntarily get together with a common will for a common intention or a purpose। तो यहाँ पे common intention होता है। BOI क्या होता है? only individual can be a member। सो इंडिविजुअल ही मेंबर बन सकता है, बल्कि यहाँ पे AOP में कंपनी एंड फर्म भी बन सकता है। सच कॉमन विल मे और मे नॉट बी प्रेजेंट, यहाँ पे सच कॉमन विल, यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे कॉमन विल फॉर अ कॉमन इंटेंशन, यहाँ पे कॉमन इंटेंशन प्रेजेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। देन नेक्स्ट यहाँ पे बात करें तो बेसिक कॉन्सेप्ट में बताया गया हुआ है सेक्शन 14 में कि हेड्स ऑफ इनकम कौन कौन से हैं। तो सैलरी, इसका 1 by 1 सारे ही मैं लेके आने वाला हूँ। हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट एंड PGBP जिसे शॉर्ट में कहते हैं, कैपिटल गेन। उसके बाद यहाँ पे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो ये सारे पे एक एक करके मैं टॉपिक्स ले आने वाला हूँ, क्योंकि अगर एक साथ ले आऊँगा तो वीडियो लंबा होगा, फिर आपका इंटरेस्ट भी नहीं होता है। तो इस हिसाब से ये सेक्शन 14 में हेड्स ऑफ इनकम के बारे में बताया गया है। इससे भी क्वेश्चन आ चुके हैं कौन सा हेड्स ऑफ इनकम नहीं है, उसमें एक गलत कुछ भी ऐड कर दिया जाता है। उसके बाद यहाँ पे इस खास सेक्शन है राउंडिंग ऑफ का। इसमें राउंडिंग ऑफ सेक्शन आपको नियर अबाउट 10 मोर देन, अगर 5 है तो आपका 10 नियर लेना होता है, अदर लेस देन 5 है तो आपको बिलो लेना होता है। लाइक 45 है तो आपको 50 लेना है, 44 है तो आपको 40 लेना है, इस तरीके से होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा आ जाता है कि राउंडिंग ऑफ इनकम और राउंडिंग ऑफ टैक्स, 2 सेक्शन यहाँ पे 288A राउंडिंग ऑफ इनकम का है, 288B राउंडिंग ऑफ टैक्स का है। तो इसी पे ज़्यादातर क्वेश्चन आ जाता है कि राउंडिंग ऑफ इनकम का कौन सा सेक्शन है। तो A है राउंडिंग ऑफ इनकम टैक्स B। तो इसको आपको ध्यान रखना है, ये 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी दोनों में मीनिंग एक तरीके से देखेंगे तो सेम ही है। राउंडिंग ऑफ का नियर राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट ऑफ ₹10। उसके बाद बात करें टैक्स रेट फॉर द असेसमेंट ईयर 2021। यहाँ पे अपडेटेड चीज़ ज़्यादातर पूछी जाती हैं PSU में। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो इंडिविजुअल HUF, AOP, BOI, आर्टिफिशियल, जिनकी एज 80 और उससे ज़्यादा है उनकी एग्जामिशन 5 लाख तक नील है। उसके बाद स्लैब रेट्स हैं वो नॉर्मली नहीं पूछे जाते हैं। तो आप यहाँ पे सिर्फ ये पूछा जाता है कि सपोज़ 80 ईयर की एज है और वो इंडिविजुअल है तो उसको कितनी एग्जामिशन मिलेगी। तो 5 लाख है, उसके बाद टैक्स स्लैब रेट है। उसके बाद इन केस ऑफ 80 और 80 ईयर्स इसके बीच है तो उसका 3 लाख तक है, और लेस देन 60 ईयर है तो 2.5 लाख है, यानी 2.5 लाख तक का एग्जाम्पशन होता है। उसके बाद वहाँ पे स्लैब रेट स्टार्ट हो जाते हैं टैक्स रेट का। तो ये ध्यान रखिएगा। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे रिबेट का है, 87A है, अप्लीकेबल टू रेसिडेंट इंडिविजुअल कंडीशन टू बी सेटिस्फाइड। सो कौन सी कंडीशन है? पहला तो है टोटल इनकम ऑफ SSC डज नॉट एक्सीड
5 लाख। सो ये टैक्सेबल इनकम एक तरीके से होता है, ये आपका जो है 5 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद क्वांटम ऑफ रिबेट लोअर ऑफ द फॉलोइंग, कितना रिबेट मिलेगा, तो इन दो में से जो लोअर होगा वो मिलेगा। 100% ऑफ टैक्स लायबिलिटी एज कंप्यूटेड अबव, तो जो आप कंप्यूट करेंगे स्लैब रेट के हिसाब से वो, और बी में है 12,500। इन दोनों में से जो लोअर होगा वही आपको एग्जम्पशन मिलेगा। यानी कि मान लीजिए आपका टैक्स 13,000 आता है तो आपको यहाँ पे कितना मिलेगा, 12,500, बट इतना और इससे कम आता है तो आपको फुल एग्जम्पशन मिल जाएगा। तो ये रिबेट का केस है, तो आपको 500 पे टैक्स देना होगा वहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे अगर बात करें सरचार्ज, यहाँ पे कंपनी के सरचार्ज और टैक्स रेट की अब बात हम करने वाले हैं। तो सरचार्ज में इंडिविजुअल एसएससी का सरचार्ज जो है उसकी अगर बात करें यहाँ पे, तो टोटल इनकम मोर देन 50 लैक्स, सॉरी यहाँ पे लेस देन अगर 50 लाख है तो नील होगा, मोर देन लेस देन 1 करोड़ मोर देन 50 लाख है तो 10% ऑफ टैक्स। देन टोटल इनकम आपका लेस देन 2 करोड़ है बट मोर देन 1 करोड़ है, यानी 1 to 2 करोड़ के बीच है तो 15%, 2 करोड़ to 5 करोड़ तक है अगर तो 25%, एंड टोटल इनकम मोर देन अगर 5 करोड़ है तो आपका 37%। तो ये टैक्स अभी अपडेटेड है एक तरीके से, पूरा मैंने यहाँ पे लेके आया हुआ है। देन फॉर्म और लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप लिमिटेड पे क्या है, टैक्स रेट 30% है, सरचार्ज 12% ऑफ इनकम टैक्स इफ़ टोटल इनकम एक्सीड्स ₹1 करोड़ अदरवाइज नील। अगर 1 करोड़ से ज़्यादा LLP का इनकम हो जाता है तो यहाँ पे उसको सरचार्ज 12% देना होता है, अदरवाइज नील है। हेल्थ एंड एजुकेशन से 4% है, सभी के केस में ये है, चाहे इंडिविजुअल हो, फर्म हो, कंपनी हो, सभी में आपका 4% का यहाँ पे एजुकेशन सेस है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर बात करें कंपनी टैक्स रेट की, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, कई बार पूछा जा सकता है इस बार। तो अब कई स्लैब्स यहाँ पे बन चुके हैं, पहले तो सिर्फ 30% और 40% हुआ करता था प्लस एजुकेशन सेस, बट अब यहाँ पे टर्नओवर बेस पे, फिर आपको एग्जाम्पशन अगर आपको छोड़ देते हैं, स्टार्टअप है, तो उस तरीके से क्वेश्चन आए हुए हैं स्लैब रेट्स। तो सबसे पहला इन केस ऑफ द डोमेस्टिक कंपनी है यहाँ पे, तो वेयर इट्स टोटल टर्नओवर और ग्रॉस रिसीट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 17-18 डज नॉट एक्सीड ₹400 करोड़। सो अगर नहीं एक्सीड करता है 17-18 का तो 25% यहाँ पे आपका टैक्स लगेगा। इसके अलावा कोई केस है तो 30%, फॉरेन के कंपनी के केस में 40% है, प्लस आपका जो भी सरचार्ज या उसके ऊपर फिर एजुकेशन से वो अलग है, ये फ्लैट रेट है यहाँ पे। उसके बाद अगर कुछ नहीं पूछा है, सपोज़ 30% है, आपको 30% नहीं मिला, 30 पॉइंट उसमें आप अगर ऐड कर दें 4% तो यहाँ पे 31.4 हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर ऑब्जेक्टिव में है तो में हो सकता है वो एजुकेशन से ऐड करके भी दे दें, अगर नहीं दिया है तो फ्लैट आपको ये याद होना चाहिए कि फ़ॉरेन के केस में 40%, वेयर द कंपनी ऑप्टेड फॉर सेक्शन 115BA 25%। ये सब स्टार्टअप अभी जो आए हैं या कोई प्रोडक्शन कंपनी है उसके हिसाब से यहाँ पे एग्जाम्पशंस मिले हुए हैं। अभी जो फाइनेंस एक्ट आया था उसमें ये सारे स्लैब रेट्स आए हैं, तो उसको ज़रूर ध्यान दीजिएगा। वेयर सेक्शन आपको याद रखना चाहिए क्योंकि वहाँ पे सेक्शन के साथ ही क्वेश्चन आएगा। तो 115 तीनों के केस में BA में 25%, BAA में 22% एंड BAB, यानी आपको याद रखना है BA 25, उसके बाद नीचे घटते जाएगा। BAA है तो यहाँ पे 22% और BAB है तो यहाँ पे 15%। तो ये रेट आपको याद रखने हैं। देन अब अगर सरचार्ज की बात करें तो इफ़ टोटल इनकम एक्सीड्स 10 करोड़, डोमेस्टिक कंपनी पे 12% एंड फॉरेन कंपनी पे 5%। इफ़ इनकम एक्सीड्स 1 करोड़ बट डज नॉट एक्सीड 10 करोड़ 7% एंड 12%। इफ़ इनकम डज नॉट एक्सीड 1 करोड़, यानी 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं होता है तो नील है, 1 से 10 करोड़ तक है तो 7.2% है, और अगर 10 करोड़ से ज़्यादा है तो आपका 12% और 5%। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपके सामने, इस बेसिक कॉन्सेप्ट से 2 से 3 नंबर तक के क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं, तो ज़रूर याद रखिएगा। यहीं सबसे ऑब्जेक्टिव बेसिक कॉन्सेप्ट से पहले बनता है, कब एक्ट आया लागू हुआ है इनकम टैक्स का, या किसी कंपनी का रेट पूछ लेगा आपसे, या फिर रिबेट का पूछ लेगा कि रिबेट कितना है, तो 87A में 12,500 अभी रिबेट है, या फिर सरचार्ज डोमेस्टिक कंपनी पे कितना है। तो अगर वहाँ पे ये दिया है नॉर्मली तो आपको दे के ही बताएगा कितना है, क्योंकि 1 से 10 करोड़ तक है 7%, 10 करोड़ तक है 12%, यहाँ पे क्या है 2% एंड 5%। तो एक तरीके से आपको याद रखना है इस तरीके से।
सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि ऑल नोटिफिकेशन मिलती रहे, और ऑल पे ज़रूर क्लिक करिए, पर्सनलाइज में मत रखिए, नहीं तो कोई भी वीडियोस आपको नहीं मिलेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलूँगा मैं रेजिडेंशियल स्टेटस से लेके, जिससे मैं वहाँ के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वही सारे बताने वाला हूँ आपको, जो रिमेंबर रखने हैं PSU एग्ज़ाम प्रिपरेशन के पर्पज़ से। तो इस तरीके से आप अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं। सो आई होप वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। थैंक यू।